इस ईद को तो सेवियों की ईद भी कहते हैं। हाँ। सुबह तो आगाज़ सेवियों से ही हुआ है। दूध में बनी हुई सेवियां थी, वो खाई हैं सुबह। उसके बाद फिर ईद पड़ी है। मेरा ख्याल है कि ईद के दिन जो दूसरी मेरी मसरूफियत होती है वो कब्रिस्तान जाना होता है। कि ईद का दिन मोहब्बत का दरस देता है। आप अपने रिश्तेदारों से, अपने अजीज़ों से, अपने मिलने वालों से मोहब्बत करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों से मोहब्बत करें, नफ़रत का जज्बा कम करें। अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स आमिना आजमत एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टे विद आमिना। ईद का दिन, बल्कि दिन तो गुजर चुका, शाम हो चुकी और अभी बारी है अपने स्पेशल से गेस्ट से आपको मिलवाने की। जिस पर्सनैलिटी से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, इनका अंदाज़े गुफ्तगू पूरे पाकिस्तान में तो क्या शायद दुनिया भर में बहुत मकबूल है। कोई जितना बड़ा मर्जी एंकर हो, इनका जो गुफ्तगू करने का अंदाज है, जो सवाल करने का अंदाज होता है, वो सबसे डिफरेंट होता है। प्यारा सा घर है इनका, प्यारा सा दिल है और बहुत ही क्यूट सी पर्सनैलिटी। सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनको कौन नहीं जानता, इनका नाम काफ़ी है, इससे ज़्यादा तारुफ नहीं करवाऊंगी। इनकी एक बुक भी आई थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी आई थी। इनसे अभी बात करते हैं ईद के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। कैसे हैं आप? बहुत मेहरबानी जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी, ईद का दिन कैसा गुजरा आज? ईद का दिन आज बाकी ईदों से ज़रा मुख्तलिफ है। एक तो मेल मुलाकात कम है, कोविड की वजह से हर कोई अपने घर तक महदूद है। पहले ईद की नमाज किसी बड़ी जगह पे जाके पढ़ते थे हम। यहाँ मॉडल टाउन में हमारे ग्राउंड्स में होती थी पहले ईद, लेकिन अब अपने घरों तक महदूद है। घर के अंदर ही ईद जो है वो पढ़ी गई है और हमने घर वालों ने खुद पढ़ी है ईद। तो इस तरह से, लेकिन खाने पीने का वही सिलसिला है जिस तरह ईदों पे होता है, उसमें मेरा ख्याल है कमी नहीं आई। जिस तरह खाने से पीने में तो आप माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे हैं, आप फूडी हैं, फूड से बहुत लव है आपका। तो सबसे ज़्यादा जो पसंद है चीज़ वो क्या है? देखिए, इस ईद को तो सेवियों की ईद भी कहते हैं। हाँ। सुबह तो आगाज़ सेवियों से ही हुआ है और सेवियां जो हैं वो स्पेशली दूध में बनी हुई सेवियां थी, वो खाई हैं सुबह। उसके बाद फिर ईद पड़ी है। इस दौरान फिर आपको पता है गोश्त वाली जो मटीरियल चीज़ें हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। हमारी पसंदीदा तरीन चीज़ ये है कि हम घर वाले जो हैं, मेरे जो कज़न्स हैं, भाई हैं, उनको मैं इनवाइट करता हूँ ईद वाले दिन, तो वो हमारे घर ही लंच करते होते हैं। तो इस दफ़ा भी उन्होंने यहीं लंच किया है और उसमें आमतौर पर हम पुलाव बनाते हैं और साथ या मटन कोरमा या चिकन कोरमा जो है वो बनता है, वही आज बना था। अरे मेरे मुंह में पानी आने लग गया है खाने का सुन के ही। क्योंकि आपने जो बताया ना वो इतने अच्छे अंदाज में बताया कि जैसे लग रहा है मेरे सामने वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अभी खाने का जिक्र कर ही रहे थे कि सुहेल वड़ाइच साहब ने खाने का ऑर्डर दिया अपने बावर्ची को और हमारे सामने बहुत मज़े मज़े के खाने मौजूद हैं और अभी हम खाएंगे भी। मेरा ख्याल है कि ईद के दिन जो दूसरी मेरी मसरूफियत होती है वो कब्रिस्तान जाना होता है। अगर मैं जोराबाद हूँ, जो मेरी बर्थ प्लेस है, तो मैं वालिद और वालदा की कब्र है, नाना की कब्र है, तो मैं वहाँ जाता हूँ। और अगर मैं लाहौर हूँ तो यहाँ मेरे चचा की, चची की, पप्पी की कब्र है, तो फिर वहाँ पे मैं हाज़िरी देता हूँ। एक दफ़ा उनसे जाके सलाम करके आते हैं ईद पढ़ने के बाद। तो लाहौर की ये मसरूफियत भी एक ईद वाले दिन अहम होती है। सही। अच्छा, ये एक रवायत है कि हम अपने जो बिछड़े हुए रिश्तेदार हैं या अहलो अयाल हैं, हम उनसे मिलने की खातिर जाते हैं, उनके लिए दुआ करने के लिए जाते हैं और ये आई थिंक कि बहुत अच्छा अमल है। इसी बहाने हम अपने रिश्तेदारों को थोड़ा सा तो याद कर लेते हैं। सर, आपने काफ़ी पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यूज़ किए हैं, बल्कि पाकिस्तान की हर बड़ी पर्सनैलिटी के पास आप गए हैं, तो सबसे मज़े का इंटरव्यू किसका था? मेरा ख्याल है मज़े के जो इंटरव्यू थे, जो उनका लोगों को भी मज़ा आया, वो एक्ट्रेसेस के थे। और सना हो, रीमा हो, मीरा हो, इन सब के इंटरव्यूज़ का बड़ा मज़ा आया। आपने अभी कहा कि लोगों को पसंद है जब आप किसी एक्ट्रेस का इंटरव्यू करते हैं। नसीबो लाल का रिसेंटली आपने इंटरव्यू किया है, तो उसका क्या रिस्पॉन्स मिला है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बड़ा लोगों ने नसीबो लाल की सादगी को, उसके सादा अंदाज़ को, उसकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को लोगों ने बहुत पसंद किया। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आप तो इंटरव्यूज़ लेते रहते हैं, आज आपका अपना इंटरव्यू हो रहा है या पहले भी जब होते हैं, तो क्या फीलिंग होती है जब आप एज अ होस्ट आते हैं सामने, तब बोलना ज़्यादा आसान होता है या एज अ गेस्ट बैठ के आसान? मेरा ख्याल है कि इंटरव्यू देना ज़्यादा मुश्किल है, इंटरव्यू लेना इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि इंटरव्यू ले के हम माहिर हो चुके हैं, इंटरव्यू देना अब भी मुश्किल लगता है। अच्छा, अभी भी मुश्किल लगता है। तो कौन
कौन सी चीज़ है जो आपको कंफ्यूज कर देती है अगर कैमरे के सामने कहा जाए तो? जाहिर है आप जैसे लोग जो सवाल करते हैं वो कंफ्यूज कर देते हैं। मैंने ऐसा कौन सा सवाल कर लिया? मैं तो बहुत मजे के छोटे वैसे ही सवालों से बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि ख़वातीन में भी आप काफ़ी मकबूल हैं, तो कभी कोई कॉल शॉल आई है किसी आंटी की? नहीं, कॉल्स आ जाती हैं, लेकिन जाहिर है कॉल्स आने का मतलब ये तो नहीं कि कोई उससे अफेयर ही हो जाए। अच्छा। बातचीत होती रहती है, बस बातचीत तक महदूद रहती है। अच्छा सर, ये आज के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड्स का काफ़ी सिस्टम है, तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? वैसे आंटी जी आप देख रही हैं तो आपने कुछ नहीं अभी बोलना। नहीं, अभी तो कोई नहीं है गर्लफ्रेंड। और किसी ज़माने में जब यूनिवर्सिटी थे तो उस ज़माने में दोस्तियां भी थीं, उस ज़माने में एक जज्बा भी था। अब आहिस्ता आहिस्ता जज्बे भी कम हो गए। अच्छा। दोस्तियां भी कम हो गई। सर आपके घर में मोर हैं, रावी चैन ही चैन दिखता रहता है, मोर जो हैं वो अपने पंख खोल के नाचते रहते हैं, और आप इस सारे अरसे के दौरान क्या करते हैं? मैं ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में अगर आपको घर पर चैन और सुख नसीब है और आपको कोई ज़्यादा परेशानियाँ नहीं घेरती तो आप एक खुशकिस्मत आदमी हैं। मुझे इस खुश नसीबी पर नाज है। अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि ज़िंदगी में मेहनत की है और उस मेहनत का जो फल है वो बड़ा मीठा है। सर देखने में ये आया है कि अक्सर जो बीवियाँ वो बहुत ज़्यादा तंग करती हैं ना, अगर शौहर बिज़ी हो तो उसे कहती हैं तुम मुझे टाइम नहीं देते। तो आपकी जो बेगम है उनका क्या रवैया है आपके साथ? नहीं, मेरी बेगम काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, बड़ी अंडरस्टैंडिंग है और वो आम तौर पर मुझे मेरी मसरूफियात में तंग नहीं करती। शुरू से ही हमारा ये तय हो गया था कि जब मैं मसरूफ़ हूँ तो उस वक़्त आप मुझे तंग नहीं करेंगे। हम कभी शुरू में ये तय कर लिया था कि खाने पे वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने वक्त पे खाना खाता हूँ, वो अपने वक्त पे खाना खाती हैं। अच्छा, तो लाइफ ऐसे कैसे चल सकती है बिना किसी लड़ाई के, मतलब अपने अपने काम करके? नहीं, लड़ाइयाँ तो होती हैं। अच्छा, किस बात पे लड़ाई होती है? लड़ाइयाँ इन बात पे नहीं होती, वक्त देने पे या नहीं होती, छोटे छोटे मसाइल पर, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, इन मसाइल पर। वो तो आपको पता है जहाँ दो बर्तन होते हैं वो खड़खड़ाते तो हैं, थोड़ी बहुत तो चख होती रहती है। बिल्कुल। अच्छा, आपको पहले गुस्सा आता है या उनको आता है? मुझे कम गुस्सा आता है। उनको आता है? उनको ज़्यादा आता है। उनके अताब का शिकार आप होते हैं? कई दफ़ा हो जाता है। तो लेकिन मैं ठंडा कर लेता हूँ। अच्छा, कैसे ठंडा करते हैं? शॉपिंग का लालच दे के या लॉन्ग ड्राइव पे ले जाके? नहीं, सब्र से, अपने सब्र से ठंडा कर लेता हूँ। अच्छा, सब्र से ही करते हैं सारे काम? सब्र से मतलब गुस्सा करना ही नहीं है? आपको गुस्सा दिलाना हो तो क्या करना चाहिए? गुस्सा मुझे कम आता है, मैं कोशिश करता हूँ मुझे गुस्सा कम आए, और अगर आए भी तो उस पर कंट्रोल कर लूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने गुस्से की वजह से इंडस्ट्री में मशहूर हो जाते हैं, तो फिर ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहते हैं कि गुस्से को किस तरह से हैंडल करना चाहिए? नहीं, गुस्सा कोई भी जो गुस्सा करने वाला है उसको भी पता होता है गुस्सा कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। गुस्से में आप अपनी अकल खो देते हैं और आप वो कुछ करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं पी जाऊँ, उस गुस्से का इजहार ना करूँ। गुस्सा तो आता है, चीज़ें बुरी भी लगती हैं, लेकिन उनका फिर इजहार करना, वो उससे मैं जो है ना परहेज़ करता हूँ। सर, एक सियासी सवाल कर सकती हूँ? जी जी। सवाल ये है कि साद हुसैन रिजवी ने जो किया या जो उनके साथ हो रहा है, क्या ये सही है? मेरा ख्याल है कि इसको पूरी तरह सवाल को नापना पड़ेगा। मैं तो समझता हूँ साद हुसैन रिजवी ने अभी तो कुछ किया नहीं था, अभी तो उसने कॉल दी थी और मेरा ख्याल है कि उसके साथ जो प्रॉमिस किया गया था अब तो वो भी पूरा कर दिया गया है। इसलिए मेरा ख्याल है कि साद रिजवी तो सही साबित हुए हैं, हुकूमत सही साबित नहीं हुई। सर, तो एक करारदाद बाहर के मुल्कों में यूरोप में पेश की गई है, उसमें 600 लोगों ने पाकिस्तान की मुखालफत की और कहा कि ख़त्म नबूवत का जो आयन है वो ख़त्म किया जाएगा तो हम ट्रेड करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, वो यूरोपीय यूनियन में, यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर उनके बाज़ उसूल हैं और ज़ाहिर है वो मुसलमान तो नहीं है कि वो हमारी बात माने। हमें जब गैर मुस्लिमों के साथ ट्रीट करना है तो हमें गैर मुस्लिमों की बाज़ चीज़ें जो हैं उनको भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा। सिर्फ़ मुसलमानों से ट्रेड करके और मुसलमानों के साथ सिर्फ अच्छा सलूक करके हम ज़िंदा नहीं रह सकते। इस्लाम तो गैर मुस्लिमों के साथ
ज़िंदगी बसर करने का भी तरीका बताता है। जो मदीना स्टेट थी उसमें यहूदी भी उसके शहरी थे और उनको भी हकूक़ दिए गए थे। तो इसलिए मेरा ये ख़्याल है कि गैर मुस्लिमों के साथ जब डील किया जाए तो उसमें वो पैमाने ना लाए जाएं जो हम मुसलमानों के साथ पैमाने जो हैं वो लागू करते हैं। सर लेकिन देखिए उनकी शर्त देखें ना कि हमें वो आइन ख़त्म करना पड़ेगा, कानून की वो शिक ख़त्म करनी पड़ेगी, तो ये हम एज अ मुस्लिम कैसे कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल हम ऐसा करेंगे। हम उनको समझाएंगे, हम उनको जो है लिव एंड लेट लिव, यही दुनिया के जियो और जीने दो, यही दुनिया का असूल है कि आप भी अपने असूलों के मुताबिक जिएँ और दुनिया को भी उसके असूलों के मुताबिक, ना आप अपने असूल उनके ऊपर लागू करने की कोशिश करें और ना वो अपने असूल आप पर लागू करने की कोशिश करें। यही तरीका दुनिया में रहने का बेहतरीन है। बेशक। अच्छा मुझे बताइएगा कि इंटरव्यूज़ तो करते रहते हैं, अभी माशाल्लाह से और भी करेंगे, कभी किसी पर्सनैलिटी के साथ इंटरव्यू करने के बाद ये सोचा यार ये तो गलती की है? हो जाता है इस तरह। आपको पता है कई दफ़ा बोर इंटरव्यू हो जाते हैं, कई दफ़ा अगला बोलता नहीं है, कई दफ़ा कम बोलता है, कई दफ़ा आपको रिस्पांस नहीं देता, कई दफ़ा लड़ाई हो जाती है। तो इस तरह के कई वाक़यात होते हैं। आपकी लड़ाई भी हो जाती है ना? ज़ाहिर है कि आप सवालात लोगों को कई दफ़ा अच्छे नहीं लगते, तो लेकिन फिर उसको मैनेज करना पड़ता है, उसको चलाना पड़ता है किस तरीके से कि नाराज़ ना हो, उनको राज़ी करके ही उठना पड़ता है। सही। अच्छा देखा गया है कि अक्सर आप एक्ट्रेसेस के हवाले से बहुत बोल्ड क्वेश्चनिंग करते हैं, तो आप मतलब उससे पहले सोचते नहीं है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, अगले बंदे का क्या रिएक्शन? नहीं देखें, हर सोसाइटी का तबका है ना, हर सोसाइटी के तबके से मुख्तलिफ सवाल आते हैं। अगर आप एक्ट्रेस से बोल्ड सवाल नहीं करेंगे तो किस खातून से सवाल बोल्ड करेंगे? तो एक्ट्रेसेस बोल्ड होती हैं, उनसे बोल्ड ही सवाल होने चाहिए। अच्छा आपका ये कहना है कि एक्ट्रेसेस जो बोल्ड होती हैं उनसे बोल्ड ही क्वेश्चन होना चाहिए। आज जैसा कि ईद का दिन है तो मुझे ये बताइए कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं आपको, उनको क्या पैगाम देंगे? मेरा ख्याल है कि ईद का दिन मोहब्बत का दरस देता है। आप अपने रिश्तेदारों से, अपने अजीज़ों से, अपने मिलने वालों से मोहब्बत करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों से मोहब्बत करें, नफ़रत का जज्बा कम करें, खुशी जो है अपनी ज़िंदगी में लाएं। और ख़ुशी तभी आती जब इत्मीनान और सुकून हो। अपनी ज़िंदगी में जितनी आप ख्वाहिशात पाल लेंगे उतना इत्मीनान कम होगा, जितनी अपनी ख्वाहिशात को कम रखेंगे उतना इत्मीनान और सुकून आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा आएगा। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने कि ख्वाहिशात को जितना बढ़ा लिया जाए आपका सुकून उतना ही रुखसत हो जाता है, और अगर आपकी ख्वाहिशात रुखसत होती चली जाए तो आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है। तो आपने देखा गाइस कि किस तरह से हमने पाकिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट, एंकर एक दिन जियो के साथ के जो एंकर हैं उनसे बात की, और उनका कहना है कि इंटरव्यू देना ज़्यादा मुश्किल है, इंटरव्यू करना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि वो अब आदी हो चुके हैं। कैसा लगा आपको प्रोग्राम? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।